नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जिस विषय की बात करने वाले हैं उसका नाम है अनुवाद। तो जो अनुवाद है, अनुवाद भी एक तरीके का लेखन है, लेकिन ये जो लेखन होता है ये अन्य लेखनों से थोड़ा भिन्न होता है। अन्य विधाओं में जो लेखन कार्य किया जाता है उनसे थोड़ा थोड़ा भिन्न होता है, क्योंकि जो अनुवाद है ये एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करने का काम करता है। अगर अनुवाद के अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो संस्कृत में अनुवाद को पुनरावृत्ति कहा जाता है, यानी कि ये फिर से कहना, यानी कि किसी बात को दोबारा कहना, किसी बात को दोबारा प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? पुनरावृत्ति। तो संस्कृत कोशों में अनुवाद के लिए पुनरावृत्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन यह पुनरावृत्ति जो है एक भाषा से दूसरी भाषा में होती है और आज जो है अनुवाद का यही अर्थ जो है प्रचलित है। अंग्रेजी में अनुवाद को ट्रांसलेशन कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना। तो कुल मिलाकर जो अनुवाद है वो क्या है कि एक भाषा में प्रकट किए गए भाव विचारों को ज्यों का त्यों दूसरी भाषा में प्रस्तुत करने को अनुवाद कहते हैं। ठीक है, तो अगर अनुवाद के क्षेत्र में जब हम पढ़ते हैं तो दो शब्द जो है बहुत बार आते हैं। दो शब्द जो है मुख्य रूप से हैं। एक शब्द जो है वो है मूल भाषा और दूसरा जो है लक्ष्य भाषा। तो जो मूल भाषा शब्द है, मूल भाषा का मतलब है कि प्रथम बार जो भाव विचार तथ्य घटनाएं जिस भाषा में प्रस्तुत की गई होती है, जिस भाषा में लिखी गई होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मूल भाषा कहते हैं। और जो मूल भाषा में लिखी गई बातों को जिस दूसरी भाषा में परिवर्तित करते हैं, जिसमें हम उसका अनुवाद करते हैं, जिस भाषा में हम मूल भाषा के भाव विचारों को अनुदित करने जा रहे होते हैं या अनुदित करते हैं, उस भाषा को हम कहते हैं लक्ष्य भाषा। तो आप याद रखिएगा, मूल भाषा का मतलब है कि जिसमें पहली बार कोई भाव विचार यदि लिखा गया है, प्रस्तुत किया गया है। और लक्ष्य भाषा वो होती है जिसमें कि मूल भाषा में लिखे गए विचारों को जो है परिवर्तित करके लिखा दूसरी भाषा में लिखा जाता है। तो अब जो अनुवाद है वो केवल शब्दों का अनुवाद नहीं होता है, केवल और केवल शब्द को अनुवाद नहीं किया जाता है। तो अनुवाद करने के लिए भी जो मूल भाषा का अर्थ होता है, जो मूल भाषा का संदेश होता है, यानी कि मूल भाषा में जो भी कहा जा रहा है वो उसका क्या अर्थ है, वो क्या संदेश दे रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, इन सबको भी क्या है लक्ष्य भाषा में परिवर्तित किया जाता है। इसके अलावा जो मूल भाषा की संरचना होती है, संरचना यानी कि उसकी जो ढांचा होता है, उसका जो प्रकृति इत्यादि होती है, उसका भी क्या किया जाता है? उसको भी क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जाता है लक्ष्य भाषा में। यानी कि जिस भाषा में हम अनुवाद जो है करने जा रहे हैं, उस भाषा में जो मूल भाषा की संरचना, उसकी प्रकृति आदि है, उसका भी अनुवाद किया जाता है। साथ ही जो मूल भाषा की शैली है, यानी कि जो उसका जो विन्यास है, जो लिखने का जो तरीका है, लेखन का जो तरीका इत्यादि उसमें अपनाया गया है, उसका भी अनुवाद किया जाता है लक्ष्य भाषा में। यानी कि जिस भाषा में हम अनुवाद कर रहे हैं, हम उस भाषा में मूल भाषा के संदेश, प्रकृति, विन्यास आदि का क्या करते हैं? अनुवाद करते हैं, और तभी हमारा अनुवाद जो है वो सफल हो पाता है। आपने बहुत सारे प्रसिद्ध अनुवादकों का नाम सुना होगा और कुछ प्रसिद्ध कृतियाँ आपको पता होंगी, जैसे कि मैं एक उदाहरण यहाँ पे दूंगी। श्रीधर पाठक को, जो हिंदी साहित्य के जो भी विद्यार्थी होंगे सभी लोग जानते होंगे श्रीधर पाठक का नाम। और उनके जो प्रसिद्ध अनुदित कृतियाँ हैं, उन्होंने गोल्ड स्मिथ के हर्मिट को एकांतवास योगी नाम से अनुदित किया था, द ट्रैवलर को शांत पथिक नाम से, और डिजिटल विलेज को
उजड़ ग्राम नाम से उन्होंने अनुवाद किया था। तो यानी कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद को ही, दूसरी भाषा में प्रस्तुत भाव विचारों को ही हम अनुवाद का नाम देते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं कि अनुवाद का स्वरूप कैसा होता है, यानी कि अनुवाद दिखाई कैसा देता है, अनुवाद आखिर होता कैसा है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो अगर स्वरूप की अगर बात करते हैं तो मुख्यतः इसके स्वरूप को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला तो है अनुवाद का सीमित स्वरूप और दूसरा है अनुवाद का व्यापक स्वरूप। अब सीमित स्वरूप की अगर बात करते हैं, सीमित का मतलब होता है छोटा, अगर हम अनुवाद को बहुत छोटे रूप में लेते हैं, उसके एक सीमित स्वरूप की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है कि एक भाषा में प्रकट भावों विचारों को जब हम दूसरी भाषा में प्रस्तुत करते हैं तो उसे ही अनुवाद कहते हैं। मान लीजिए अंग्रेजी में कुछ लिखा गया है और उसको हमने क्या किया, हिंदी में अनुवाद उसका हमने कर दिया, या फिर हिंदी में कुछ लिखा गया है और उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया, या फिर हिंदी में लिखी गई बातों का अनुवाद हमने पंजाबी या अन्य भारतीय भाषाओं में कर दिया। तो सीमित जो स्वरूप है वो तो यहीं तक सीमित है कि जब क्या करते हैं हम एक भाषा का दूसरे भाषा में अनुवाद कर देते हैं। अब अगर इसके व्यापक स्वरूप की बात करते हैं तो व्यापक स्वरूप के अंतर्गत क्या आता है कि एक होता है अंतःभाषिक अनुवाद। तो अंतःभाषिक अनुवाद क्या है, अंतः मतलब होता है हमारा जो हृदय है, हमारा जो अंतःस्थल है, यानी कि तो अंतः मतलब कि एक ही भाषा के अंतर्गत अनुवाद, कि अनुवाद कहाँ हो रहा है कि एक ही भाषा के अंतर्गत हो रहा है। तो ये जो अनुवाद होता है इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई कविता है और उस कविता का जो संदेश है, जो उसकी प्रकृति इत्यादि है, जो वो कहना जो उस कविता का जो मूल भाव है, उस मूल भाव को लेकर के हम उस कविता के मूल भाव को लेकर के जब कोई कहानी लिख देते हैं, यानी कि उस कविता को हम कहानी में परिवर्तित कर देते हैं, या फिर किसी कहानी को हम गद्य में परिवर्तित कर देते हैं, या किसी गद्य को कविता में परिवर्तित कर देते हैं, किसी उपन्यास को नाटक में परिवर्तित कर देते हैं, तो ये क्या होता है कि जब एक ही भाषा के अंतर्गत विधाओं का अलग अलग विधाओं को जो है अलग तरीके से लिखा जाता है, अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, तो इसको जो है अंतःभाषिक अनुवाद कहते हैं। दूसरा आता है अंतर्भाषिक अनुवाद, यानी कि भाषांतर। ठीक है, भाषांतर से ही आप स्पष्ट हो गया होगा कि यहाँ पर भाषा में अंतर होता है, यानी कि यहाँ पर हम एक भाषा की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास दो भाषाएं होनी चाहिए। तो ये जो भाषांतर है या अंतर्भाषिक अनुवाद जो होता है वो तब होता है जब किसी एक भाषा की प्रतीक व्यवस्था को हम बहुत जल्दी जो है दूसरी भाषा की प्रतीक व्यवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। ये तब होता है जब क्या होता है, जब किसी भी देश के, जब किसी दो देशों के बड़े पदाधिकारी जो होते हैं वो आपस में बात करते हैं और उन दोनों को जो है एक दूसरे की बात समझ में नहीं आती, एक दूसरे की भाषा वो लोग नहीं जानते हैं, और वहाँ पर जो भूमिका होती है वो होती है कि द्विभाषिया की, यानी कि जो दोनों भाषाओं को जानने वाला है। तो वहाँ पर उन दोनों की बातों को वो जो द्विभाषिया है, जो दोनों भाषाओं को जानता है, एक दूसरे तक पहुँचाता है। यानी कि इस देश का जो पदाधिकारी है वो दूसरे देश से क्या कहना चाहता है, ये किसके माध्यम से पता चलता है, जो वो द्विभाषिया है। और उसके पास उस समय बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है शब्दकोशों की, वो वहाँ पर शब्दकोशों का वो वहाँ पर आधार नहीं ले सकता है, शब्दकोशों को नहीं देख सकता है। मतलब वो जितना समझ सकता है, उस डिपेंड करता है कि वो कितना समझ रहा है, कि वो इस व्यक्ति के जो बात है उसको कितना जो है दूसरे तक प्रेषित करने में उसकी क्षमता है, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अंतर्भाषिक अनुवाद होता है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, जब हमने सोचने विचारने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है, वहाँ पर जब कोई अनुवाद काम करता है तो उसे ही क्या कहते हैं, अंतर्भाषिक अनुवाद कहते हैं। अब जो अनुवाद का जो तीसरा मुख्य तत्व है वो है अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद को प्रतीकांतर भी कहा जाता है, यानी कि
जहाँ पर भाव तो वही रहता है, संदेश वही रहता है, लेकिन जो दृश्य है, जो संरचना है, उसमें थोड़ा-सा परिवर्तन हो जाता है। अब क्या होता है, जैसे आपको एक उदाहरण देकर समझाऊँगी। आप लोगों ने पिंजर उपन्यास भी पढ़ा होगा शायद, और पिंजर फ़िल्म भी आपने देखी होगी। तो अगर आप इन दोनों को देखें और इन दोनों की तुलना करें, तो पिंजर उपन्यास में जो लेखक जो कहना चाहता है, वही क्या है पिंजर फ़िल्म में भी कहा गया है। लेकिन अंतर क्या है, दृश्य और घटनाओं में अंतर है। मतलब जो हमें फ़िल्म में दिखाई दे रहा है, वैसा हमें उपन्यास में उतना नहीं दिखाई देता है। ऐसे ही अभी हाल में जो काशी का 80 फ़िल्म बनी थी, तो उसमें काशीनाथ का जो काशी का 80 उपन्यास है, अगर आप इन दोनों को देखोगे, तो आपको जो है इन दोनों के बीच के अनुवाद का अंतर जो है वो पता चल जाएगा। या फिर आपने कविता पढ़ी होगी अंधेरे में, और जब उस पर एक फ़िल्म बनी है सतह से उठता आदमी, तो जब आप इस फ़िल्म को देखोगे तो और उस कविता को पढ़ोगे, तो आपको दृश्यों में जो है अंतर दिखाई देगा। हालाँकि भाषा जो है एक समान है, उसमें आप देखिएगा भाषा एक समान है, लेकिन फिर भी जो है जब आप कविता पढ़ते हो और जब आप उस पिक्चर को देखते हो, तो आपको अलग-अलग अनुभव जो है वो होता है। तो इसी को कहा जाता है अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। तो ये तो रहा अनुवाद के स्वरूप की बात। अब अगर हम बात करते हैं कि अनुवाद जो है कब से अनुवाद प्रचलित हुआ, अनुवाद का जो विशेष महत्व जो है अनुवाद को कब मिला, ठीक है? तो इसके लिए आपको थोड़ा-सा पीछे जाना होगा, यानी कि 20वीं शताब्दी में अनुवाद को विशेष महत्व प्राप्त हुआ। ये आप याद रखिएगा कि अनुवाद को विशेष महत्व जो है वो 20वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ। उससे पहले अनुवाद को इतना महत्व प्राप्त नहीं था, क्योंकि इसका कारण ये है कि 20वीं शताब्दी में जो है जो भिन्न-भिन्न भाषा-भाषी समुदाय हैं, यानी कि अलग-अलग भाषाओं को बोलने वाले जो समुदाय हैं, उनके बीच संपर्क की स्थिति जो है उभर कर के आई। तो इस कारण जो है अनुवाद की आवश्यकता पड़ी। जब अलग-अलग भाषा-भाषी को अगर अलग-अलग भाषाओं को जानने वाले को एक-दूसरे से संपर्क करना है, तो तब क्या है अनुवाद की बहुत ही ज़रूरत पड़ने लगी। तो उसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विभिन्न राष्ट्रों के बीच राजनैतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक स्तर पर बढ़ते हुए आदान-प्रदान के कारण भी अनुवाद की अनिवार्यता और महत्व और अनुवाद को एक नई दिशा प्रदान हुई। क्योंकि वर्तमान में हम देखते हैं कि आज कोई भी देश केवल अपने तक सीमित नहीं है। आज भूमंडलीकरण का समय है, आज वैश्वीकरण का समय है, आज ग्लोबलाइज़ेशन है। यानी कि एक देश का दूसरे देश के साथ जो है अक्सर संबंध जो है वो होते रहते हैं, वार्ता चलते रहती है, एक-दूसरे से बात होती है, सभी कुछ होता है। तो यहाँ पर जो है अनुवाद की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। और इन सब के कारण ही क्या होता है कि अनुवाद के कुछ क्षेत्रों का विकास हुआ है। हम अनुवाद के कुछ क्षेत्रों की बात कर सकते हैं। तो अनुवाद के कुछ क्षेत्र जो अभी तक विकसित हुए हैं, उनमें से क्या है, न्यायालय है। तो ये अनुवाद के जो क्षेत्र हैं हम भारतीय संदर्भ में देख रहे हैं। तो भारतीय संदर्भ में अनुवाद के जो क्षेत्र हैं उसमें पहला जो है हम न्यायालय को ले सकते हैं, क्योंकि जो न्यायालय की जो भाषा होती है वो अंग्रेजी होती है। लेकिन वो जो न्यायालय होता है वो किसी प्रादेशिक लोगों के बीच में होता है, और वो अपने देश की भाषा जो है अपने प्रदेश की, अपने क्षेत्र की भाषा बोलते हैं। तो उनके जो मुद्दे, समस्याएं इत्यादि होती हैं वो उनकी क्षेत्रीय भाषा में होती है। लेकिन जो अदालत की कार्यवाही होती है वो अंग्रेजी में होती है। तो इस क्षेत्रीय भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद करने की जो है आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए अनुवाद जो है वो न्यायालयों में अनुवाद की महती भूमिका हम कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी कार्यालयों में अनुवाद की विशेष आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो हमारा देश है, यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, बहुत सारी भाषाएं समझी जाती हैं, और अलग-अलग क्षेत्रीय भाषाएं हैं। और हमारा जो सरकारी कामकाज है वो भी हिंदी, अंग्रेजी या कोई भी जो कि 8वीं अनुसूची में जिसको मान्यता प्राप्त है, उस भाषा में सरकारी कामकाज किया जाता है। तो ऐसे में जब
एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य से केंद्र को जब विचारों का आदान प्रदान करना होता है, जो कि या फिर जो क्षेत्रीय भाषा को नहीं जानता है उसके समक्ष अपनी बात को प्रस्तुत करना होता है, तो वहाँ पर अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो अक्सर जो है सरकारी कार्यालयों में अनुवाद जो है वो अलग अलग या क्षेत्रीय या फिर अंग्रेजी से क्षेत्रीय भाषाओं में होते हैं, या क्षेत्रीय भाषाओं से अंग्रेजी में होता है, या अंग्रेजी से हिंदी में होता है, हिंदी से अंग्रेजी में होता है। ये सारी प्रक्रिया जो है वो सरकारी कार्यालयों में चलती रहती है। उसके बाद जो अनुवाद का क्षेत्र हम ले सकते हैं वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को ले सकते हैं, क्योंकि जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है उसकी भाषा जो है वो अलग है। यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो लैंग्वेज होती है वो अलग होती है, उसकी भाषा अलग होती है, उसको जन सामान्य या आम जनता या अन्य लोग जो हैं जो उस बौद्धिक स्तर के नहीं हैं वो नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब आम जनता को विज्ञान से संबंधित सूचना देनी होती है, प्रौद्योगिकी से संबंधित सूचना देनी होती है, तो उसको अनुवाद के माध्यम से सरल भाषा में अनुदित करके लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को जानने समझने के लिए भी अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में अनुवाद की विशेष भूमिका है, क्योंकि जो भारत में जो शिक्षा का जो माध्यम है वो हिंदी है, अंग्रेजी है या फिर अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हैं जिसमें कि शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पर जो है शिक्षा की पुस्तकों से लेकर के या शिक्षा में जो उत्कृष्ट किन किन शिक्षार्थियों को के विकास के लिए जो कुछ भी तैयार होता है उसका जो है अनुवाद जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो भारत जैसे बहुभाषी देश में शिक्षा के क्षेत्र में अनुवाद जो है एक महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इसके अलावा जनसंचार का जो क्षेत्र है वहाँ पर रोज़ अनुवाद की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो जनसंचार है वो 22 भाषाओं में खबरें प्रसारित करता है, और 22 भाषाओं में जब खबरें जो है वो आती हैं तो वो किसके माध्यम से आती है? अनुवाद के माध्यम से आती है, क्योंकि खबर तो एक ही होती है और उसको अलग अलग भाषाओं में क्या किया जाता है? अनुदित किया जाता है। इसके अलावा अन्य कार्यक्रम हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, दूरदर्शन आदि पर जो अन्य कार्यक्रम आते हैं तो उनके लिए भी अनुवाद की ज़रूरत जो है वो महसूस होती है, या अनुवाद किया जाता है, वहाँ पर अनुवाद होता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त अनुवाद का जो क्षेत्र है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, क्योंकि वर्तमान में जैसे पहले भी बात हो चुकी है कि आज कोई देश जो है अपने तक सीमित नहीं रह गया है, आज जो वैश्विक स्तर पर उसका संबंध जो है एक से अनेक देशों के साथ रहता है। तो ऐसे में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है एक बहुत सारी भाषाओं का ज्ञाता नहीं होता है। वो विश्व के किसी भी कोने के किसी भी देश से अगर बात कर रहा है तो उसको क्या है, एक अनुवादक की ज़रूरत वहाँ पर पड़ती है, अनुवाद की ज़रूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त फिल्म जगत यानी कि आपका फिल्म इंडस्ट्री फिल्म उद्योग जो है, यहाँ पर जितने भी फिल्में बनती है, धारावाहिक बनते हैं, वेब सीरीज बनती है, आपने देखा होगा वर्तमान में बहुत जल्दी, यानी कि कोई मूल भाषा में कोई फिल्म बनी है तो उस भाषा से दूसरी भाषा में उसके अनुवाद करने में केवल 2 से 3 महीने लगते हैं। 2-3 महीने में आपके फ़ोन पर आपको डबिंग मूवी आपको मिल जाती है। तो ये किसके माध्यम से होता है? अनुवाद के माध्यम से होता है। ये सारे काम जो है अनुवाद के माध्यम से ही किए जाते हैं। संस्कृति की अगर बात करें तो संस्कृति जो है पूरे विश्व की अलग अलग है, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग संस्कृति है। और जब एक क्षेत्र का व्यक्ति या एक देश का व्यक्ति जब दूसरे देश की संस्कृति को जानना चाहता है लेकिन अपनी भाषा में, तो कैसे जानेगा? अनुवाद के माध्यम से। तो विविध प्रकार के अनुवाद जो हैं वो होते रहते हैं। तो ये तो मोटे मोटे जो थे अनुवाद के क्षेत्र थे। तो आज हमने अनुवाद के अर्थ से लेकर उसके स्वरूप की हमने बात की, अनुवाद करने में क्या आवश्यक बातें हमारी हैं कि अर्थ, संरचना, शैली सभी का अनुवाद हमें करना है। इसके अलावा अनुवाद का जो
उम, की जो दिशा प्राप्त हुई, अनुवाद की महत्व की जो दिशा प्राप्त हुई, वो कब से हुई और इसके कौन-कौन से क्षेत्र उभर कर आए, इन सब के बारे में हमने आज विस्तार पूर्वक बात की है। और होस आप सभी को अनुवाद के विषय में अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके प्रश्नों का जवाब देने की। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।